पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेसन कानेकी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कानेकी को तब तक पीटता रहता है जब तक वो आधा मरा हुआ सा नहीं हो जाता। फिर जेसन कानेकी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर कानेकी को बचाने के लिए सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं और उस टीम में सुकुयामा भी शामिल होता है। अब आगे जेसन ने कानेकी को एक बड़े से रूम में कैद करके रखा हुआ था। फिर वो एक सुई निकालता है जिसमें आरसी इनहिबिशन फ्लूइड भरा होता है। ये जब किसी गूल के शरीर में चला जाता है तो उसके सारे गूल पावर्स दबा देता है और उनका शरीर इंसानों जैसा कमजोर और नाजुक हो जाता है। गूल की बॉडी में कहीं भी सुई नहीं घुस सकती थी सिवाय आंख के। शिनोहारा फिर अमोन को एक क्विंक देता है जो माडो उसके लिए छोड़ कर गया था। उसे भरोसा है कि अमोन इसे आने वाली लड़ाई में सही से इस्तेमाल करेगा। जैसे ही इवैक्यूएशन पूरा होता है, सीसीजी उस जगह को घेर लेता है जहां इस समय एओगिरी ट्री मौजूद है। उधर जेसन थोड़ा ब्रेक लेता है ताकि कानेकी की उंगलियां वापस उगाएं। वो क्लीनर असल में बैंजो निकलता है। वो कानेकी को बताता है कि उसे रियोको की मौत के बारे में पता चल गया है और ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा कि कानेकी ने उसका राज छुपाया सिर्फ उसकी फीलिंग्स को बचाने के लिए। वो कानेकी को यकीन दिलाता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे छुड़ाएगा और कहता है कि वो हारू और सुकियामा को सब कुछ बताए क्योंकि अब वो कानेकी की मदद करने वाले हैं। योशिमुरा फिर ऊटा को लाता है और सब लोग कानेकी को छुड़ाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिनोहारा एक पुरानी फाइल निकालता है जो जेसन की थी जब उसे पहली बार पकड़ा गया था। पता चलता है कि जिस इन्वेस्टिगेटर को जेसन के केस पर लगाया गया था वो पूरा पागल था और उसने जेसन को कई घंटों तक बिना वजह टॉर्चर किया। ये दर्द इतना भयानक था कि जेसन के अंदर एक नई पर्सनैलिटी बन गई जिसे बाद में सबने जेसन ही कहना शुरू कर दिया। जेसन जेल से ज्यादा दिन बाद नहीं भागा और फिर उसी टॉर्चर करने की आदत को अपनाया जो उसने खुद सहा था। तातारा अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाता है, बिन ट्विंस को मेन बिल्डिंग पर तैनात करता है, ईओ को एनेक्स पर और नोरो को पूरे ऑपरेशन का चार्ज देता है। उधर सीसीजी भी अपनी पोजीशन ले लेता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। गूल्स अपनी कागुने शील्ड्स और स्कोप से डटे रहते हैं। तब कमांडर इत्तू यानी इत्सुकी मार्डे खुद मैदान में उतरता है और रुकीज को दिखाता है कि प्रो कैसे लड़ते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक वो शांत नहीं रह पाता क्योंकि सुजुया उसकी प्यारी मोटरसाइकिल हाईजैक कर लेता है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मानता है। सुजुया उसी बाइक पर बैठकर सीधे स्नाइपर्स की तरफ चार्ज कर देता है और पलन झपकते ही सारे गूल स्नाइपर्स को खत्म कर देता है। कमांडर इत्तू की बाइक उड़ जाती है और उसके साथ उसका दिल भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने जवानों को सिग्नल देता है कि बिल्डिंग पर धावा बोल दो। एंटीकी की टीम भी उसी वक्त हमला कर देती है। धीरे धीरे सीसीजी पूरी जगह पर काबू पाने लगता है। कमांडर इत्तू शिनोहारा को ऑर्डर देता है कि सुजुया को ढूंढो, वो मर भी गया तो बिना बाइक का हिसाब चुकाए नहीं मर सकता। उधर शुओ और हारू कानेकी को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि बैंजो की तरफ से वादा है कि उसे जरूर छुड़ाया जाएगा। कानेकी को ढूंढते वक्त तोका पकड़ी जाती है अमोन के सामने। अमोन उसे देखकर ऐसे देखता है जैसे कोई कैरन खुश इंसान को घूर रही हो। सीसीजी नोरो को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन वो सबको गुब्बारों की तरह फोड़ता है और फिर अपनी कागुने से सबको एक साथ मार देता है। एनेक्स पर ईओ भी सीसीजी एजेंट्स का काम तमाम कर देता है। फिर योशिमुरा अयातो को कहता है कि हनामी का ख्याल रखना और खुद आगे बढ़कर बाकी सबको टाइम देने की कोशिश करते हैं। अमोन का आमना सामना तोका से होता है। तोका समझ जाती है कि इस बार अमोन सच में सीरियस है और उसके पास लड़ाई के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उसी वक्त बिन ट्विंस पहुंच जाते हैं और तोका को मौका देकर निकलवा देते हैं। इधर योमो, चुकुयामा और ऊटा मिलकर नोरो का सामना करते हैं। अमोन बिन ट्विंस से उलझ जाता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी उसे माडो की बात याद आती है, एक इंसान कभी भी गूल से ताकत में नहीं जीत सकता, इसलिए गूल से दिमाग से लड़ो, चालाकी से। अमोन का क्विंक कुरा असल में एक खास पावर रखता है। ये 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। वो इसी का इस्तेमाल करके बिन ट्विंस को चौंका देता है और हमेशा के लिए सुला देता है। इसी दौरान अमोन को एक परछाई नजर आती है जो छत की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ तोका पर उसका भाई अयातो हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त निशिकी बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। अब तोका और अयातो के बीच असली भाई बहन की लड़ाई शुरू होने वाली है। सीसीजी की टीम एनेक्स और पार्किंग लॉट पर कब्जा कर लेती है और फिर छत की तरफ बढ़ती है। शिनोहारा और उसके लोग छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब खाली मिलता है। थोड़ी देर में अमोन भी आ जाता है और वो बताने ही वाला होता है कि उसने अभी क्या देखा था, तभी अचानक कोई छत पर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि एओगिरी ट्री का लीडर वन आइड किंग था। शिनोहारा, अमोन और बाकी सब उसकी डरावनी शक्ल देखकर सन्न रह जाते हैं। कमांडर इत्सुकी मार्डे तुरंत शिनोहारा को ऑर्डर देता है कि सिर्फ चुनिंदा, सबसे काबिल और जान देने को तैयार लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े।
इससे साफ पता चलता है कि उनका दुश्मन कितना खतरनाक था। उधर कानेकी जेसन की लगातार यातनाएं झेल रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ का हाथ उसके चेहरे पर फिर रहा हो और वो थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन असल में वो माँ नहीं बल्कि रिजे थी और कानेकी की तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। टॉर्चर के दौरान जेसन ने कानेकी से कहा था कि 1000 से गिनती उल्टी करो और हर बार 7-7 घटाओ। यही गिनती कानेकी के लिए दर्द से बचने का एकमात्र सहारा थी। रिजे बार बार उसके सामने आती रहती है। वो उससे पूछती है कि उसकी माँ कैसी इंसान थी। फिर कानेकी को बचपन की याद मिली जाती है जब वो अपनी माँ से कांजी पढ़ना सीखता था। माँ उसे पढ़ाती थी और फिर काम पर चली जाती थी। उसके बाद कानेकी अकेले अपने पापा की किताबें पढ़ता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि दयालुता या काइंडनेस को कभी मत छोड़ना। वो उसकी माँ का गर्व था और कानेकी की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन रिजे कहती है कि यही दयालुता ही है जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया है। जेसन फिर कानेकी की खास रेजेनरेटिव एबिलिटी का राज खोलता है। असल में डॉक्टर कानो ने रिजे को कानेकी के अंदर डालकर उसे गूल बनाया था। लेकिन जेसन यही नहीं रुकता। उंगलियां और पैर की उंगलियां तोड़ने के बाद अब वो कानेकी के कान में जिंदा सेंटीपीड यानी कीड़ा डाल देता है। कानेकी दर्द से तड़प कर रो पड़ता है और जेसन उसकी तकलीफ का मजा लेता है। रिजे फिर पूछती है क्या वो सच में अपनी माँ की दयालुता वाली सोच पर यकीन करता है। वो उसे एक और याद दिखाती है जब उसकी माँ अपनी बहन यानी कानेकी की मौसी को पैसे देती थी। उसकी मौसी हमेशा कहती रहती थी कि उसके पास पैसे नहीं है और उसकी माँ हर बार उसे अलावेंस देती थी। लेकिन इसकी वजह से कानेकी की माँ को और ज्यादा काम करना पड़ता था। काम के घंटे बढ़ते गए और उसकी जिंदगी कम होती गई। आखिरकार एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया और वो मर गई। कानेकी अकेला रह गया। कानेकी के पास कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, जब तक एक पीले बालों वाला अजीब सा इंसान हाइड उसकी जिंदगी में उम्मीद की तरह नहीं आया। लेकिन रिजे कहती है कि उसे भी वो खो देगा और ये सब उसकी ही गलती होगी। अचानक कानेकी होश में लौटता है और देखता है कि हाइड और चुकुयामा यानी शुओ उसके सामने बंधे हुए हैं। जेसन अब कानेकी की मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था जो अभी तक काफी मजबूत निकली थी। वो कानेकी को मजबूर करता है कि दोनों में से किसी एक को चुने, कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। अगर कानेकी ने नहीं चुना तो वो दोनों को मार देगा। जेसन स्टेक्स और बढ़ा देता है। वो हाइड का गला पकड़कर कहता है कि जल्दी चुन वरना दोनों मरेंगे। शुओ बार बार चिल्लाता है कि कानेकी उसे चुन ले, लेकिन कानेकी कुछ भी नहीं कर पाता। जेसन फिर हाइड की गर्दन तोड़ देता है और शुओ को भी भेद देता है। कानेकी खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन रिजे उसके पास बैठी रहती है और सारा दोष उसी पर डालती है। वो कहती है इंसान की किस्मत उसके फैसलों से तय होती है। कानेकी के फैसलों ने ही उसे रिजे के झांसे में फंसाया और गूल बना दिया। अगर कानेकी सच में मजबूत होता तो जेसन को मार देता और कम से कम हाइड या शुरो में से किसी एक को बचा लेता। रिजे उसे वो लम्हा भी दिखाती है जब रियोको यानी हिनामी की माँ की मौत हुई थी और कहती है कि वो भी कानेकी की इनडिसिसिवनेस की वजह से हुआ था। अब कानेकी को लगने लगता है कि जिनसे भी वो प्यार करता है सबका अंजाम वही होगा। उसकी माँ भी अपनी बहन को नहीं छोड़ पाई और काम करते करते अपनी जान दे दी। आखिर में उसने कानेकी को अकेला छोड़ दिया। कानेकी का गुस्सा और दर्द अब फूट पड़ता है कि उसकी माँ ने भी उसे नहीं चुना था। रिजे कानेकी की माँ की काइंडनेस को एक वीकनेस मानती थी। उसके लिए एक को छोड़कर दूसरे को बचाना मुमकिन ही नहीं था। वो कानेकी से पूछती है कि क्या वो जेसन को ऐसे ही अपना खेल चलने देगा? क्या वो आओगिरी ट्री को 20th वार्ड बर्बाद करने देगा? क्या वो अपने प्यारे लोगों को खतरे में पड़ने देगा? कानेकी ने सोच लिया था अब वो ऐसा होने नहीं देगा। उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो इन सब को चैलेंज कर सके। बस उसे रिजे को अपने अंदर से हराना था ताकि वो इस गंदी और सड़ी हुई दुनिया के खिलाफ लड़ सके। जब कानेकी रिजे को कंज्यूम करता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। जेसन उससे कहता है कि उससे पहले डव्स से निपटना होगा और बाद में आंटेकू से, क्योंकि वो भी आओगिरी ट्री के रास्ते में खड़े थे। कानेकी को देखकर जेसन को रिजे की याद आ जाती है और वो कानेकी को खुद खाना चाहता है। जेसन अपना कागुने निकालता है, लेकिन उसी वक्त कानेकी अपने हैंडकफ्स तोड़ देता है और उनके चेन को जेसन की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट देता है। अगले ही पल कानेकी जेसन का एक टुकड़ा चबा लेता है, लेकिन टेस्ट को वो सड़ी हुई मछली जैसे कंपेयर करता है। जेसन कानेकी की इस हिम्मत पर गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करता है। वो कानेकी की टांग पकड़ लेता है, पर कानेकी अपनी टांग को स्क्रू की तरह घुमाता है और दूसरी टांग से जेसन को जोर से लात मारता है। अब ऐसी दर्द कानेकी पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने टॉर्चर के दौरान इतना दर्द झेला था कि उसका वो आदत बन चुका था। जेसन अपना कंट्रोल खो देता है और पूरे कागुने से अपने आप को कवर कर लेता है।
दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो जाती है। दो शक्तिशाली गूल्स एक दूसरे से ऐसे भिड़ते हैं जैसे दो आंटियां सेल में लास्ट बचा ब्लेंडर के लिए लड़ रही हों। जेसन आखिरकार कानेकी के सामने टिक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद कानेकी टेबल्स पलट देता है। जो टॉर्चर उसने झेला था वही टॉर्चर अब वो जेसन पर करता है। वो उसे कहता है कि अब उसके साथ भी वही होगा जो उसने मेरे साथ किया था। कानेकी जेसन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और अपने कागुने को उसके शरीर में घोंपने लगता है। ये दर्द जेसन सह नहीं पाता और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये दर्द इतना था कि जेसन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आखिर में कानेकी अपना मुंह खोलता है जेसन को खाने के लिए और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इसका अगला सीजन भी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।